बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं अदील वड़ाइच। सी पैक के चेयरमैन आसिम सलीम बाजवा साहब ने अपने ओहदे से इस्तीफा दे दिया है। उनकी जगह नए जो शख्सियत आई हैं, खालिद मंसूर साहब, ये मुआविन खसूसी बराए सी पैक हैं। उन्होंने उनकी जगह ये कलमदान संभाल लिया है। ये क्या मामला है? आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्यों इस्तीफा दिया? क्या उन पर कोई दबाव था? क्या उनके मामलात प्राइम मिनिस्टर थे या हुकूमत से खराब हो गए थे? वो आसिम सलीम बाजवा जो बड़े अभी एक्टिव नजर आ रहे थे खासतौर पे इन दिनों में भी, और जब ग्वादर फ्री जोन का फेज 2 उसका संगे बुनियाद रख दिया गया है, फेज 1 बड़ा कामयाबी से मुकम्मल हो गया है। प्राइम मिनिस्टर उनके कहने पर जो फेज 2 है फ्री जोन का, उसका संगे बुनियाद रखने गए, और अब उसके चंद दिनों बाद उनका जो जाना है, ये वाकई ये बड़ी खबर इसलिए है कि ऐसे लग नहीं रहा था कि आसिम सलीम बाजवा साहब जो हैं वो अपने ओहदे से इस्तीफा देंगे या उन्हें कोई जाने का कह दे। तो ये भी बताएंगे कि आसिम सलीम बाजवा साहब ने क्या काम किया या इस ओहदे पर रहते हुए। कुछ उनके बड़े कारनामे हैं, और जो खालिद मंसूर साहब आए हैं, ये कौन सी शख्सियत हैं, ये क्यों आए हैं, ये भी आपके साथ शेयर करेंगे। तो असद उमर साहब ने भी जब ट्वीट किया और उन्होंने शुक्रिया अदा किया आसिम सलीम बाजवा, उनकी सर्विसेज और सी पैक की बेहतरीन ट्रांजिशन जो सेकंड फेज में हुई है उससे मुतल्लिक उनकी डेडिकेशन और कमिटमेंट को सराहा। आसिम सलीम बाजवा साहब ने भी अपने ट्वीट में कहा कि अल्लाह का शुक्र गुजार हूं जिन्होंने सी पैक के मंसूबे को चलाने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि ये इस पर चूंकि 2 साल मुकम्मल हो गए हैं, सी पैक पर मुस्तकबिल के लिए पेशरफ्त का रास्ता मुतय्यन हो गया है और सी पैक अथॉरिटी को खड़ा किया है जो तमाम मंसूबों के लिए वन विंडो है। ये वजीर आजम के मुकम्मल एतमाद और हिमायत के बगैर मुमकिन ना होता। तो वो भी अपने ट्वीट में ऐसा कोई जस्टिस नहीं दे रहे कि जी उनके कोई मामलात कोई खराब थे, या वो तो बल्कि कह रहे हैं कि वजीर आजम का एतमाद और उनकी हिमायत हासिल रही है उन्हें। तो आसिम सलीम बाजवा की बड़ी कामयाबी जो है उस पर पहले बात कर लेते हैं कि सी पैक अथॉरिटी का जब क़याम अमल में आया था तो ये ऑर्डिनेंस के जरिए आया, और आसिम सलीम बाजवा जब चेयरमैन बन गए उसके बाद कुछ अर्से बाद ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर गया। ये सी पैक अथॉरिटी बगैर शेल्टर के, कानूनी शेल्टर के काम करती रही। ये सी पैक अथॉरिटी जो है ये बल्कि बगैर तनख्वाह के उस दौरान आसिम सलीम बाजवा जो है वो काम करते रहे, इसके फंड्स रुके, लेकिन वो आसिम सलीम बाजवा अपनी जाती हैसियत में काम करते रहे ताकि सी पैक का जो मामला है ये ना रुके। तो उन्होंने क्या किया कि जो बिल है, ये बिल पास करवाने के हवाले से उन्होंने एफर्ट्स की, हुकूमत को एंगेज किया, वो बिल बन गया, एक्ट यानी बिल एक्ट बन गया। यानी अब कोई ऑर्डिनेंस या किसी ऐसे आर्जी कानून का सहारा नहीं, बल्कि मुकम्मल एक कानूनी शेल्टर के अंडर पूरी सी पैक अथॉरिटी खड़ी है। और इसमें उन्होंने इस अथॉरिटी को मुकम्मल तौर पर फाल किया। चीन के साथ कोऑर्डिनेशन बड़ी बेहतर अंदाज में ये हो रही थी, और इस बात का जो सबूत है, जब मैंने चाइना ओवरसीज पोर्ट्स होल्डिंग कंपनी है उसके सरबरा जो पाकिस्तान में ये पोर्ट्स को डेवलप कर रहे हैं और फ्री जोन को डेवलप कर रहे हैं, उनसे पूछा तो उन्होंने भी कहा था कि चीन का मुकम्मल एतमाद है आसिम सलीम बाजवा साहब पर, और वो बहुत मुतमईन है उनके काम से। और उन्होंने ग्वादर फ्री जोन जो 60 एकड़ पर मुश्तमिल है उसको मुकम्मल तौर पर फाल किया। सेकंड जो 2,200 एकड़ पर मुश्तमिल फेज 2 है उससे मुतल्लिक उन्होंने संगे बुनियाद उसका रखवा दिया। पोर्ट पर एक्टिविटी शुरू हो गई। जो इकोनॉमिक जोन है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन है, खासतौर पे जो रशकई है, खासतौर पे जो अल्लामा इकबाल है फैसलाबाद में, और दीगर जो इकोनॉमिक जोन है वहां पर काम शुरू हो गया। तो ये एक बहुत बड़ी सी पैक के हवाले से एक इनको आसिम सलीम बाजवा साहब का ये कारनामा है कि उन्होंने इन तमाम चीजों को फंक्शनल कर दिया। इन तमाम मसाइल के बावजूद, कानून में बड़े मसाइल थे, अपोजिशन बिल नहीं पास होने दे रही थी, तो फिर हुआ ये। पहले तो मैं ये बताऊं कि सी पैक के 2 फेजेस है ना। जिस तरह एक फेज जो था वो इंफ्रास्ट्रक्चर के मंसूबे और बिजली के मंसूबों से मुतल्लिक है, वो तो ऑलमोस्ट उसकी कंप्लीशन ऑलमोस्ट हो गई, यानी काफी हद तक उस पर काम हो गया। अब फेज 2 में इन्वेस्टमेंट आनी है, सरमायाकारी आनी है। अब इस फेज 2 में जो सरमायाकारी आनी है, तो चीन ने जो सफीर यहां पर बनाकर जिन शख्सियत को भेजा है, ये भी वहां पोर्ट्स डेवलप करने वाली शख्सियत हैं।
तो एक रेलेवेंट शख्सियत को और जो बिजनेस के मामलात को समझती है, क्योंकि अब इन्वेस्टमेंट्स आनी है, तो उनको भिजवाया। तो हुकूमत ने खालिद मंसूर साहब जो कि मुआविन खुसूसी हैं सीपैक के, इन्हें जो बनाया है, तो असल बुनियादी वजह भी यही थी कि आसिम सलीम बाजवा ये समझते हैं कि इतने लोगों को एक ही काम नहीं करना चाहिए। अगर एक मुआविन खुसूसी भी आ गए हैं तो चेयरमैन का काम जो है फिर इन्हें ही करना चाहिए। इससे पहले भी जब उन्होंने वजीर आजम के मुआविन खुसूसी बराए इत्तलात के ओहदे से इस्तीफा दिया था, तो वो उन्होंने खुद अपनी मर्जी से दिया था। प्राइम मिनिस्टर उन्हें रोकना चाहते थे, लेकिन उन्होंने कहा कि चूंकि ना तो वो कोई ऐसी इस चीज की कोई तनख्वाह ले रहे थे, बल्कि वो हुकूमत को इसमें फैसिलिटेट कर रहे थे, और ऐसे में उन पर क्रिटिसिज्म भी बहुत शुरू हो गया, एक पूरी मुहिम शुरू हो गई थी। तो उन्होंने रिजाइन करके कहा ताकि मैं इस पर सीपैक पे फोकस कर सकूं, और उन्होंने आके डिलीवर किया। अब ये जो खालिद मंसूर साहब हैं, ये हबको के चीफ एग्जीक्यूटिव, यानी ये पावर सेक्टर का इनका बड़ा तजर्बा है, कारपोरेट सेक्टर में इसके अलावा इनका बड़ा तजर्बा है। तो ये चीफ एग्जीक्यूटिव रह चुके हैं हबको में। उसके जो झैली इदारे हैं एनर्जी से रिलेटेड, उनमें सरबराही कर चुके हैं ये। इसके अलावा ये मुख्तलिफ फर्टिलाइजर कंपनियों में अपने फराइज सर अंजाम दे चुके हैं। ये जो पावर कंपनियां हैं, फर्टिलाइजर कंपनियां हैं, कोल माइनिंग कंपनियां हैं, ये तमाम वो कंपनियां हैं जो किसी ना किसी तरीके से ये शोबे सीपैक से जुड़े हुए हैं। यानी ये कंपनियां नहीं भी, लेकिन इन कंपनियों की एक्सपर्टीज, जिनका सीपैक में बहुत अहम जिन शोबों का किरदार है, तो इनके पास वो एक्सपर्टीज हैं जो कि खालिद मंसूर साहब को मुआविन खुसूसी तैनात किया गया है। अब ये भी एक अलग से बहस है कि अब सीपैक अथॉरिटी का जो कानून है वो क्या कहता है। वहां तो चेयरमैन के हवाले से बात की गई है, यहां मुआविन खुसूसी आ गए हैं, क्या इन्हें चेयरमैन का ओहदा दिया जाएगा। अब ये आगे जाके या कानून में कुछ हुक्म है, इसको दूर करना पड़ेगा। तो खालिद मंसूर साहब का आना और बहुत सारे लोगों का एक जगह इकट्ठा होकर एक ही चीज को चलाना, तो आसिम सलीम बाजवा ये समझते हैं कि इसकी जरूरत नहीं है, उन्हें रिजाइन कर देना चाहिए। वो एक फेज को मुकम्मल कर चुके हैं और कामयाबी से मुकम्मल कर चुके हैं, और वो दुनिया ने देखा है कि उन्होंने डिलीवर किया है इस हवाले से। तो ये उनके रेजिग्नेशन की जो बड़ी वजह अभी तक सीपैक अथॉरिटी के जो जराए बता रहे हैं वो ये है। बहरहाल वो चूंकि सदरन कमान की को हेड कर चुके हैं, उसकी ये कमान उनके पास रही है, वहां के डायनामिक्स को समझते थे, वहां की ग्राउंड रियलिटीज को समझते थे। उनका जाना सीपैक के लिए वाकई एक बहुत बड़ा लॉस है। लेकिन ये जो नए खालिद मंसूर साहब मुआविन खुसूसी आए हैं, इनका एक जो बैकग्राउंड है, इससे इस्तिफादा अगर ठीक तरीके से चीन और पाकिस्तान के इदारे कर लेते हैं, तो इसे उम्मीद की जा सकती है कि सीपैक के लिए ये एक बेहतर जो ऑप्शन है वो साबित हो सकते हैं। लेकिन यहां एक मसला है, ये इस बात का खदशा है कि चूंकि इदारों में कोऑर्डिनेशन एक बहुत बड़ा मसला है। आसिम सलीम बाजवा बड़े कॉन्फिडेंटली इस चीज को हैंडल कर रहे थे, और उन्हें कोई ऐसी मुश्किल अगर कोई पेश आती भी थी तो वो बड़े बेहतर अंदाज में इनको डील कर लेते थे। अब ये जो कॉर्पोरेट बैकग्राउंड के लोग जब इन अहम ओहदों पे आते हैं, जाहिर है वो प्रोफेशनली तो बहुत ज्यादा यानी उनके पास तजर्बा भी होता है, उनके पास विजन भी होता है, लेकिन आगे से जो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स आ जाती हैं वो इन बड़े मंसूबों की रास्ते में बड़ी रुकावट आ जाती हैं। बड़ी बड़ी जो वजारतें हैं, जिस तरह वजारत साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, वजारत इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, यहां पर जब पीएचडी डॉक्टर्स जिनका बड़ा एक्सपीरियंस होता है अपनी अपनी मुतलका फील्ड में, इंजीनियरिंग में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, लेकिन वो आगे जो डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट ग्रुप के जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनके कमरों में दाखिल नहीं हो सकते ये लोग, और वही वजह कोऑर्डिनेशन नहीं होती। तो असल चीज सीपैक में इस वक्त जो कोऑर्डिनेशन बेहतर करने की जरूरत है, और वो आसिम सलीम बाजवा का जाना एक बड़ा लॉस होगा। बहरहाल उन्होंने अपनी मर्जी से इस ओहदे से इस्तीफा दिया है, उन पे कोई दबाव, को प्रेशर ऐसा नहीं था। अभी तक की जो इतलात सीपैक अथॉरिटी के जराए से मिली हैं, इस हवाले से आपको अपडेट करते रहेंगे। अदील वड़ाइच को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।